हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुप। अनुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारी सीरीज चल रही थी हिस्ट्री की, जिसके अंदर हम मैटर भी डिस्कस कर रहे थे, सब्जेक्ट मैटर भी, तो उसका जो थर्ड पार्ट लेकर आज आ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में, जिसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। और इसकी पीपीटी हम आपको पीपीटी जो है टेलीग्राम चैनल जो हमारा इसी नाम से है, स्टडी विद अनुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट है, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल। चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, द रिनेसेंस बिगन फर्स्ट इन द इटली बिकॉज। जो रिनेसेंस है यानी नव जागरण काल इटली में शुरू हुआ क्यों, ऐसा पूछा गया है। बिकॉज ऑप्शन ए दिया है, इट्स सिटीज हैड ग्रोन इनटू प्रॉस्परस, यानी कि इनकी जो राज्य थे या शहर थे बहुत मजबूत हो गए थे, प्रॉस्परस सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ऑप्शन बी दिया है, इट वाज इन द मिडिल ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। ऑप्शन सी है, इट्स मॉन्क वर लर्नड। एंड ऑप्शन डी है, इट इन्वाइटेड स्कॉलर्स फ्रॉम द आउटसाइड। तो इसका क्या ऑप्शन सही है आपका, इट इन्वाइटेड स्कॉलर्स फ्रॉम द आउटसाइड, क्योंकि इसने बाहर से बुलाए थे लोगों को, जो स्कॉलर थे, रिसर्चर थे, इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 52nd क्वेश्चन, द इंग्लिश पीपल सक्सीडेड इन ओवरथ्रोइंग दियर किंग इन 1688 बिकॉज। यानी कि जो इंग्लिश लोग थे, अंग्रेज पीपल थे, उन्होंने अपने राजा को ओवरथ्रो कर दिया था, यानी राज्य से, सत्ता से बाहर कर दिया था इन 1688 में। बिकॉज क्यों ऐसा हुआ था, तो ऑप्शन दिया है, दे अटरली डिसलाइक्ड हिज डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ किंग। ऑप्शन बी दिया है, द किंग वाज टायरेनिकली बट वीक। एंड ऑप्शन सी, दे वर बैक्ड बाय द मर्चेंट्स। ऑप्शन डी, दे वर टायर्ड ऑफ द सिविल वॉर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका, द किंग वाज टायरेनिकली बट वीक था, मतलब एक डिस्पोटिक या निर्दयी राजा था बट कमजोर शासक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया मीन्स, मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है। ऑप्शन दिया है, मेसोलिथिक कल्चर। एंड ऑप्शन ए दिया, अ कलेक्शन ऑफ पोट्स केप्ट इन द मेस। ऑप्शन ए दिया, बी दिया है आपका, सी दिया है, अ वैरायटी ऑफ हॉर्सेस लिविंग अलोंग द रिवर्स। एंड ऑप्शन आपका डी दिया है, द लैंड बिटवीन द रिवर। तो मीसो का मतलब अगर आप इसको अलग करें तो मीजो का मतलब होता है मिडिल। ठीक है, अगर याद रखना है आपको, मिडिल, मीजो का मतलब क्या होता है, मिडिल, मध्य में। तो अब ये क्या है, मेसोपोटामिया है, तो यानी कि लैंड एक एरिया होगा। तो किसके बीच की है, द लैंड बिटवीन द रिवर्स, यानी कि दो रिवर्स के बीच की, जो रिवर्स हैं, रिवर्स के बीच का जो लैंड होगा उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया, उसका मतलब होता है। अब वैसे नॉर्मल दो इसके लैंड, दो रिवर के बीच क्या बोलते हैं, दुआब। जो इंडिया में क्या बोला जाता है, इसको दुआब भी बोला जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेसोलिथिक कल्चर क्या था, ये स्टोन एज की बात कर रहा है, मध्य पाषाण काल जैसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द फर्स्ट टू मेक रेगुलर यूज ऑफ हॉर्सेस फॉर द वार चैरियट्स वर, यानी कि जो पहला ऐसा कौन सा रूलर हुआ था जिसने क्या किया था, हॉर्सेस का यूज किया था रेगुलर हॉर्स। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका ए, इजिप्टियन। ऑप्शन बी दिया है आपका हिटिटाइज। एंड ऑप्शन सी दिया है द बेबीलोनियन। एंड ऑप्शन डी दिया है आपका इंडो आर्यन। तो सबसे पहले किसने रेगुलर हॉर्स का यूज किया था, वो था आपका इजिप्टियंस लोग से, मिस्र के जो लोग थे उनको, वहां के लोगों ने। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सोलर कैलेंडर वाज ग्रोइंग क्रॉइनिंग अचीवमेंट ऑफ, यानी कि जो सोलर कैलेंडर बनाया था वो किसका अचीवमेंट था, क्रॉनिंग कटिंग, यानी कि राज्य संसारित कह सकते हैं कि अचीवमेंट था। तो किसका अचीवमेंट था, ऐसा पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। क्या पूछा जा रहा है कि जो सोलर कैलेंडर था वो किसका अचीवमेंट था। तो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आपका ग्रीक। एंड ऑप्शन बी में लिखा हुआ है आपका, ऑप्शन बी में है इजिप्टियंस। एंड ऑप्शन सी में है आपको सुमेरियंस। एंड ऑप्शन डी में है आपका बेबीलोनियंस। तो एस से बना सोलर, तो किससे है, ऑप्शन आंसर क्या है आपका, सुमेरियन। ठीक है, तो आंसर सी इज द राइट। अगर याद भी करना है तो एस से एस फॉर सोलर कैलेंडर और एस फॉर सुमेरियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द लिटरेसी फिगर ऑफ द गुप्ता पीरियड हु इज कंपेयर्ड विद द शेक्सपियर इज, यानी कि जो लिटरेसी फिगर थे, यानी कि जो राइटर्स थे बहुत अच्छे गुप्ता पीरियड के, उनको शेक्सपियर से, विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा आपने, उनसे कंपेयर किया जाता है। तो वो कौन थे गुप्ता पीरियड में उसे राइटर। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है भैरवी। एंड ऑप्शन डी दिया है आपका, बी दिया विशाख दत्त। ऑप्शन सी दिया है कालिदास। एंड ऑप्शन डी दिया है आपका भवभूति। तो किसको कंपेयर किया जाता है, कालिदास। ये तो सबको ही पता होगा, किसको कंपेयर किया जाता है, कालिदास को। कालिदास की अगर रचनाएं देखें, बुक्स देखें, तो कौन कौन सी हैं आपको याद होगा, मेघदूतम, मेघदूतम,
अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ऋतु संहार हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारी बुक हैं जो, ठीक है। विशाख दत्त की अगर रचना देखें तो उन्होंने क्या रखी, मुद्रा राक्षस, क्या लिखी बुक, मुद्रा राक्षस। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एपिक इलाइड वाज रिटन बाय, जो महा, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य या काव्य, तो जो काव्य है इलाइड काव्य किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका दिया है होमर, ऑप्शन बी दिया है डेवी, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका वर्जिल, ऑप्शन सी दिया है वर्जिल, एंड ऑप्शन डी दिया है क्या, दाते। तो ये होवर इपिक, होवर इपिक जो एलाइड था वो किसने लिखा था, हैवर्न, होमर ने लिखा था, किसने लिखा था, होमर। अगर दाते की बात करें तो आपने सुना होगा कौन सी बुक लिखी है, डिवाइन, दाते ने क्या लिखी है, डिवाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर रोट हिज मेमोयर इन विच ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ एंड हैपनिंग्स एट द कोर्ट, यानी कौन सा ऐसा रूलर था, मुगल रूलर था, जिसने क्या किया था, अपनी मेमोरी, मतलब अपने पुराने या मेमोरी को, यादों को या स्मरणों को किसमें, दीवार में पेंटिंग्स के फॉर्म में बनाया था, और जो उसके कोर्ट में होता था उस पे। तो कौन सा ऐसा रूलर था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो दिया है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका जहांगीर, एंड ऑप्शन डी दिया है औरंगजेब। तो कौन सा इसका आंसर, जहांगीर। तो जहांगीर के पीरियड को बोला जाता है गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग, क्या बोला जाता है, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग। तो ये पेंटिंग वॉल्स में, कोर्ट में जो भी होता था, वो कहाँ पे सबसे ज्यादा कौन प्रमोट करता था, वो आपका था वह जहांगीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि पहला भारतीय बंदा कौन था, जो पहले भारतीय कौन थे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया था, इलेक्ट हुए थे। तो ऑप्शन आपका दिया है ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एंड ऑप्शन बी दिया है दादा भाई नौरोजी, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका फिरोज शाह मेहता, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका बदरुद्दीन तैयब। तो कौन सा थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इनका दूसरा नाम भी फेमस है, नाम क्या बोलते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड मोल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इन्होंने ही 3 बार, 3 टाइम्स क्या किया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयर प्रेसिडेंटशिप की है। और बंगाल में जब हुआ था, बंगाल सेशन ऑफ कहाँ, बंगाल सेशन हुआ था जब बंगाल विभाजन के टाइम पे, कब, 1906 में। तो इसके प्रेसिडेंट थे, 87 में भी ये प्रेसिडेंट थे इसके, 1887 में, ठीक है। तो इसी जगह ध्यान रखिएगा हमें इनको। और इन्हीं को बोला जाता है ये फर्स्ट, अगर क्वेश्चन कई बार आ जाता है, फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे फर्स्ट फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर आईएनसी अब वर्ड आ गया तो आईएनसी को देख लेते हैं। तो आईएनसी की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1885 में। किसके द्वारा हुई थी, एओ ह्यूम, इनको नाम था, ठीक है। ये क्या थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स से हुआ करते थे, एओ ह्यूम, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स। तो ये जरूर याद रखिएगा, फैक्ट हैं, सर्वेंट्स। अगर आप इनके बारे में जानते हो, बदरुद्दीन तैयब जी, तो इनको बोला जाता है, ये कौन से हैं, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगर पहले मुस्लिम जो प्रेसिडेंट हुए तो उनका क्या नाम था, बदरुद्दीन तैयब जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, इंडिया यानी कि जो पहला न्यूज़पेपर था भारत में पब्लिश हुआ था, कब हुआ था। तो ऑप्शन आपका दिया है सोम प्रकाश, ऑप्शन बी दिया है संवाद कौमुदी, ऑप्शन सी दिया है राष्ट्रगुप्तर, एंड ऑप्शन डी दिया है बंगाल गजट। तो पहला न्यूज पेपर इंडिया में कौन सा था, वो आपका बंगाल गजट था। बंगाल गजट की किसने करी थी, जेम्स अगस्टस, जेम्स अगस्टस हिक्की नाम था उनका, जिन्होंने, ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की,
जिन्होंने पहला बंगाल गजट जो इंडियन का न्यूज़पेपर था कब बना था, कब पब्लिश हुआ था, 1870 में। ये जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रगुप्तर की अगर बात करें तो ये किसने पब्लिश किया था, दादा भाई नौरोजी, दीदी डीवी नौरोजी जी। संवाद कौमुदी की बात करें तो किसका था, राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेर शाह इज वेल नोन इन द इंडियन हिस्ट्री फॉर हिज, ये शेर शाह को बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है किस चीज के लिए, इतिहास में, भारतीय इतिहास में। तो ऑप्शन दिया है एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है विक्ट्री, ऑप्शन सी दिया है रिलीजियस पॉलिसी एंड ऑप्शन डी दिया है प्रोटेक्शन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो शेर शाह को किस लिए जाना जाता है हिस्ट्री में भारत, तो वो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। किसके मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शेर शाह द आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर द मिनिस्टर कार्ड, जो आर्मी का जो डिपार्टमेंट हुआ था, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन किसके कौन किस डिपार्टमेंट या किस मिनिस्टर के अंडर हुआ करता था। ऑप्शन दिया है दीवान विजारत, ऑप्शन सी है बी है आपका दीवान आरिज एंड ऑप्शन सी है आपका दीवान रसालत एंड ऑप्शन डी है आपका दीवान इंसा। ठीक है, तो आर्मी डिपार्टमेंट किस में अंदर था, दीवान आरिज में। दीवान आरिज किसके अंदर था, आर्मी डिपार्टमेंट। अगर दीवान वजारत की हम लोग बात करते हैं तो दीवान वजारत में क्या है, ये अंडर किसके हुआ करता था, वजीर के अंदर हुआ करता था। ठीक है, और ये हेड कौन सा डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस हुआ करता था। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, वित्त, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस हुआ करता था, यानी वित्त विभाग हुआ करता था किसके अंडर, वजीर के अंदर हुआ करता। अगर दीवान रसालत की बात कर रहे हैं अगर, तो डिपार्टमेंट ऑफ क्या होता था, ये रिलीजन, यानी रिलीजियस अफेयर के बारे में देखता था। कौन देखता था, दीवान रसालत, दीवान रिलीजियस अफेयर। ठीक है, जैसे अभी होम अफेयर है, तो ऐसे उस समय दीवान रसालत किसको देखता था, रिलीजियस अफेयर को देखता था। अगर दीवान इंसा की बात करें तो ये क्या होता था, करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट होता था। ठीक है, करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट होता था सारे जो भी मिनिस्ट्री है उनके विषय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द शेर शाह अडॉप्टेड द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत नेम, यानी जो शेर शाह ने भी हॉर्स की ब्रांडिंग की जो प्रथा थी या पॉलिसी थी या सिस्टम थी, वो दिल्ली सल्तनत के किस रूलर से के नाम पर ली जाती है। यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला कौन सा रूलर था जिसने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स स्टार्ट करी थी। इसका इनडायरेक्ट मतलब आपको डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का मीन्स ये है। तो ऑप्शन आपका दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑप्शन बी दिया है आपका इल्तुतमिश एंड ऑप्शन डी दिया है आपका मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन सी दिया है अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन थे ये, अलाउद्दीन खिलजी ने हॉर्स में क्या किया था, ब्रांडिंग करी थी। तो कौन से सिस्टम शुरू किया था, दाग एंड चेहरा, दाग एंड चेहरा सिस्टम किसके लिए था, हॉर्स की ब्रांडिंग के लिए किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस किस डायनेस्टी के लिए, ये दोनों ही रूलर किस डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे, स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे। यानी मुगल जो वंश हुआ करता था उनके, सॉरी मुगल कहना मामलुक डायनेस्टी भी बोला था या गुलाम वंश जिसे बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। अलाउद्दीन खिलजी किसके थे, खिलजी वंश के रूलर थे। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी थे। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज आई, तो 5 डायनेस्टी आई थी दिल्ली सल्तनत में। कौन कौन सी, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है कभी कभी, तो जो डायनेस्टी इन इन दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में कितनी आई, कौन कौन सी, पहले क्या आई, स्लेव डायनेस्टी आई सबसे पहले। फिर दूसरे में क्या है आपका, खिलजी डायनेस्टी आई। खिलजी के बाद कौन आई, तुगलक, तुगलक डायनेस्टी आ गई आपकी। फिर इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, सैयद डायनेस्टी। फिर इसके बाद कब आई आपका लोधी। तो ये 5 डायनेस्टी आई। और लॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा डायनेस्टी कौन सी सबसे लंबे समय तक रही, तो ये लॉन्गेस्ट, इसका जो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड था कितना, 94 ईयर के आसपास था लॉन्गेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका था 1414 से
1414 टू लेके तक ही था इसके बाद से, और ये था 1320 से, इस तरह का। और इनका था स्लेव डायनेस्टी के 1206 से लेके 1290 तक। यहाँ पर 1290 से लेके यहाँ पे खिलजी का था 1320 तक। तो ये देख लीजिए क्रम टाइम पीरियड भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द टाइम ऑफ शेरशाह इफ एन ओल्ड वुमन ट्रेवल्ड इन विथ बास्केट, यदि कोई एक बूढ़ी महिला फुल ऑफ गोल्ड, एक पूरी बास्केट में सोना चांदी लेकर जा रही है, हेड थ्रू अ फॉरेस्ट से भी जा रही है, द रॉबर एंड द थीव्स डेयर्ड नॉट टू कम नियर, और जो चोर थे या रॉबरर थे, लुटेरे थे, उसके पास आने की हिम्मत नहीं करते थे, साहस नहीं होता था। दिस स्टेटमेंट शो दैट, यस जो स्टेटमेंट है क्या शो करता है? ऑप्शन ए दिया है, इट वाज द रीन ऑफ टेरर, ये आतंक का रूल हुआ करता था कहते हैं, ये तो गलत है, आतंक का तो रूल नहीं था। ऑप्शन बी दिया है, देयर वाज नो रॉबर एंड थीफ, क्या वहाँ चोर और लुटेरे नहीं थे? ये हमेशा कभी भी सत्य नहीं हो सकता, हर जगह चोर और लुटेरे होते हैं कुछ ना कुछ। द गोल्ड हैड नो वैल्यू एट द टाइम, एट दैट टाइम, यानी कि सोने चांदी को उस समय कोई मूल्य नहीं था। ये भी बिल्कुल बेकार है, सोने चांदी का मूल्य तो आपका मेटल्स का मूल्य तो पहले से स्टार्ट हो गया, इंडस वैली से ही, ठीक है। तो इसका मूल्य तो था ही। द नेक्स्ट क्या है, दे वर अफ्रेड टू द पनिशमेंट, पर अफ्रेड ऑफ द पनिशमेंट इनफ्लिक्टेड टू देम बाय द स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह, यानी कि जो लोग थे चोर लुटेरे का काम करते थे वो अफ्रेड थे पनिशमेंट से, जो शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेरशाह इज कॉल्ड द फॉर रनर ऑफ अकबर एज द गिवन डायरेक्शन टू हिम, यानी कि जो शेरशाह थे, शेरशाह को क्या कहा जाता है? फॉर रनर ऑफ अकबर, यानी अकबर के पहले रहने वाला अकबर था, कह सकते हो आप। क्यों कहते हैं? ऑप्शन दिया है, अब मेकिंग प्रोविंस बनाने में, ऑप्शन बी है आपका एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड ऑप्शन सी है आपका रिलीजियस पॉलिसी में, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव थ्री। तो ये तीनों ही पॉलिसी क्या थी उसके अंडर अच्छी थी, जिसको अकबर ने फॉर कंटिन्यू किया और यूज किया, इसीलिए कहा जाता फॉर रनर। फोर मतलब बिफोर वाला, उसके रन करने से पहले अकबर के वाले का था ये चीज, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, जो तत्कालिक कारण था वर्ल्ड वार द्वितीय का, वो क्या था? ऑप्शन पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए आपको, एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इनटू जर्मनी, यानी कि एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इनटू जर्मनी। ऑप्शन बी है हिटलर्स अटैक ऑन पोलैंड। ऑप्शन सी है आपका हिटलर एनेक्स चेकोस्लोवाकिया। ऑप्शन डी दिया है अटैक ऑफ इटली ऑन अबिसिनिया। तो क्या था इंस्टेंट या तत्काल या इमीडिएट कारण कौन था? हिटलर्स अटैक ऑन पोलैंड, जो हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन कॉज फॉर विच जापान सरेंडर्ड इन द वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी कि जो मेन रीजन था क्यों जापान ने वर्ल्ड वार द्वितीय में सरेंडर किया, ठीक है। तो आपको याद, सबको पता होगा, तो आपको याद होगा, ऑप्शन दिया है, पहले पढ़ लेते हैं। सरेंडर और सरेंडरिंग ऑफ आर्म्स ऑफ जर्मनी। ऑप्शन बी है ज्वाइनिंग द अमेरिका इन वार। ऑप्शन सी है ड्रॉपिंग एन एटम बॉम्ब ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी। एंड ऑप्शन डी दिया है आपका जापान रिमेन्ड अलोन टू लॉन्च द वार। ये ऑप्शन क्या है आपका, क्यों हमने जापान ने सरेंडर किया? ऑप्शन सी की वजह से, ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो यूएस ने क्या किया था? बम ड्रॉप किया था, एटम बम। कब किया था? अगर हिरोशिमा की बात करें तो 6 अगस्त 1945 को ड्रॉप किया था। कब? कहाँ पर? हिरोशिमा पे, एट हिरोशिमा। अगर आपको याद कैसे ट्रिक याद रखना है, तो यानी कि एच पहले आता है आपका, तो 6 पहले आता है। दूसरा एटम बम कब हुआ था? 9 अगस्त को फेंका था उसने। किसके ऊपर फेंका था? हिरोशिमा था, अब नागासाकी। या तो चाहे ऐसे याद रखिए कि वो पहले एच आता है तो 6 पहले फेंका, यानी 6 अगस्त को होगा, और दूसरा बाद में आता है अल्फाबेट में तो 9 अगस्त को होगा। या फिर एन से 9 होता है और एन से नागासाकी होता है। तो ये दोनों चीज़ें भी ध्यान रखते हैं, आप जैसा भी आप ट्रिप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कॉज ऑफ डिले ऑफ रेवोल्यूशन इन रशिया वाज दैट, यानी कि जो रशिया में डिले होने का, रेवोल्यूशन में देरी होने के क्या कारण थे? तो ऑप्शन दिया है द रेवोल्यूशनरी वर नॉट यूनाइटेड, यानी कि जो रेवोल्यूशनरी थे, यानी कि देशभक्त थे, वो क्या यूनाइटेड नहीं थे। ऑप्शन बी दिया है अ फ्यूडलिज्म वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू चेक देम, यानी कि फ्यूडलिस्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनको कंट्रोल या काउंटर कर रहा था।
ठीक है। ऑप्शन बी दिया, सी दिया है, देयर वाज नो लीडर टू ऑर्गेनाइज द डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड पीपल एंड लेनिन केम ऑफ द सीन क्वाइट लेट। यानी कि ऐसा कोई लीडर नहीं था जो डिसकंटेंट जो विचार थे उनको क्या करे, कोई यूनाइट कर सके, और लेनिन जो है बहुत देर में आए। तो ये ऑप्शन इसका क्या होगा आपका, राइट होगा, ऑप्शन सी। रशियन रिवॉल्यूशन के लीडर कौन माने जाते हैं, ये लेनिन, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। लेनिन के फॉलोवर कौन थे, कई बार क्वेश्चन में अगर आ जाता है ऐसे डायरेक्टली, तो लेनिन के फॉलोवर कौन थे आपके, भगत सिंह, ठीक है। कौन थे फॉलोवर, भगत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पीपल हु सपोर्टेड टेररिज्म वांटेड टू क्रिएट एनार्किज्म इन रशिया वर कॉल्ड। यानी कि जो लोग थे आतंकवाद को समर्थित करते थे और एनार्की फैलाना चाहते थे कहाँ पर, रशिया में, उनको क्या बोला जाता था। ऑप्शन ए दिया है नाजीज, एंड ऑप्शन सी है फासिस्ट, एंड ऑप्शन बी दिया है निहिलिस्ट, एंड ऑप्शन डी दिया है कम्युनिस्ट। तो कौन से लोग थे जो रशिया में टेररिज्म या एनार्किज्म फैलाना चाहते थे, तो वो थे आपके निहिलिस्ट। ऑप्शन क्या है आपका, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेम ऑफ लीडर ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन वाज इन। यानी कि जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था उसके लीडर का क्या नाम था। ऑप्शन दिया है आपका ए केरेंस्की, ऑप्शन बी है ट्रोटास्की, ऑप्शन सी है स्टालिन, एंड ऑप्शन डी है आपका लेनिन। तो कौन थे आपके लीडर, लेनिन। बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन था इसी को बोला जाता है आपका रशियन रेवोल्यूशन। क्या बोला जाता है, रशियन रेवोल्यूशन भी इसी को बोला जाता है। तो कौन थे इसके लीडर रशियन रेवोल्यूशन के, लेनिन थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पुअर कंट्रीज आर पुअर बिकॉज। यानी कि जो गरीब देश हैं वो और गरीब हैं क्यों हैं, उसका रीजन पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है दे कैन नॉट प्रॉपरली लुक आफ्टर देयर सिटीजन्स। यानी कि वो अपने लोगों को, अपने नागरिकों को अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है दे कैन नॉट गो इन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन लार्ज स्केल, कि वो अपने लार्ज स्केल में औद्योगिक क्रांति नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी दिया है दियर प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा इज लो, दियर प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा इज लो, एंड ऑप्शन डी दिया है दे डू नॉट सेव इनफ कैपिटल फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो जो को लोग पुअर हैं, और पुअर क्यों बोले थे, पुअर क्यों है कि उसका रीजन क्या है, दियर प्रोडक्टिविटी पर, जो प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा बहुत लो होती है, इसलिए उनकी इनकम बहुत कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। बाकी सारे जो मेन रीजन आपका देखोगे इस क्वेश्चन में कि प्रोडक्टिविटी जब कम होगी तो जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो प्रॉफिट कम होगी, प्रॉफिट कम होगी तो इस सेविंग नहीं हो पाएगी, जब इनकम ही कम हो जाएगी, सीधी सी बात, जब इनकम कम होगी तो सेविंग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता है। तो ये मेन रीजन क्या है तो लगभग लगभग सारे मिलते जुलते, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखिए क्या है वो आपका, प्रोडक्टिविटी लो बहुत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज चोजन द पाथ ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज। यानी इंडिया ने प्लान्ड या योजनाबद्ध तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को अडॉप्ट किया, क्यों। ऑप्शन दिया है आपका फॉर अ बिग कंट्री लाइक इंडिया सेंट्रल कंट्रोल इज नेसेसरी। ऑप्शन सी दिया है, बी दिया है आपका लेफ्ट टू देमसेल्फ बिजनेस पीपल विल नॉट केयर फॉर द गुड ऑफ द पीपल। ऑप्शन सी दिया है इट इंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हर रिसोर्सेज, एंड ऑप्शन डी दिया है इट मेक्स इट इजी फॉर हर टू रिसीव एड फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन क्या है आपका, इट इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हर रिसोर्सेज। वो ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, वो मटेरियल रिसोर्स भी हो सकता है, तो जो भी हमारे रिसोर्स हैं मैक्सिमम क्या हो, यूटिलाइज हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए, हर लेवल पे लोग काम करने वाले होने चाहिए और बताने वाले होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ हम्मुराबी जो हुए हैं मोस्ट, उनका अचीवमेंट क्या है, फॉर विच ही बिकेम नोन टू बी पोस्टेरिटी वाज दैट। यानी वो हम्मुराबी जो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अचीवमेंट किस फील्ड में किया जिसकी वजह से उनको आजकल जाना जाता है एज अ पोस्टेरिटी वाज दैट ही गेव हिज पीपल टू सिस्टम ऑफ लॉ। ऑप्शन ए है आपका। ऑप्शन बी है यूनाइटेड द होल ऑफ इराक इनटू अ सिंगल किंगडम। ऑप्शन सी दिया है
मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, एंड ऑप्शन डी दिया है हैड हिज कोड डिपिक्टेड ऑन स्टोन, यानी कि उन्होंने क्या किया था, कोड अपने डिपिक्ट किए थे स्टोन्स में। तो ये सब रीजन है था। उनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को लॉ का सिस्टम दिया, कानून का सही रास्ता दिखाया, यानी कि सिस्टम ऑफ लॉ दिया, कानून का जो सहारा दिया, सही से कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, जो कानून की व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था उसको दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ह्वांगहो रिवर इज आल्सो कॉल्ड द सारो ऑफ बंगाल, सारो ऑफ चाइना। ह्वांगहो रिवर को क्या बोलते हैं? तो खुद भी क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा ये, तो सारो ऑफ ह्वांगहो किसको बोलते हैं? सारो ऑफ, कहाँ का नदी है ये ह्वांगहो रिवर? चाइना की है। क्यों बोला जाता है? ऑप्शन दिया है दिस रिवर ऑफन चेंज इट्स कोर्स आफ्टर फ्लड्स। ऑप्शन बी दिया है द करंट ऑफ दिस रिवर इज वेरी स्विफ्ट, एंड ऑप्शन सी दिया है देयर हैव बीन टू मैनी बोट एक्सीडेंट्स, एंड ऑप्शन डी दिया है द माउंटेन्स बाय द साइड ऑफ दिस रिवर हैव फ्यूरियस एनिमल्स। तो ये वांगो रिवर को सारो ऑफ चाइना क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमेशा कोर्स बदलती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी दिस रिवर ऑफन चेंज इट्स कोर्स ऑफ फ्लड। ठीक है। अगर इंडिया में बोलते हैं अगर सारो ऑफ बिहार, तो कौन सी रिवर है आपको याद होना चाहिए? तो कोसी रिवर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसी रिवर क्या है? सारो ऑफ बिहार। अगर इसी में लिखें दूसरा सेंटेंस से, सारो ऑफ बंगाल, तो बंगाल को सारो ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है? दामोदर नदी को। क्या बोला जाता है? दामोदर रिवर। तो ये जरूर याद रखिएगा दोनों ही। सारो ऑफ चाइना क्या है? वांगहो रिवर है। सारो ऑफ बिहार क्या है? कोसी नदी है। और सारो ऑफ बंगाल क्या है आपका? दामोदर रिवर है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। In 1857, the revolt of the main part was in 1857 the revolt of the main part was played by the Indian soldier because, यानी कि जो 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें मेन पार्ट जो इंडियन सोल्जर्स ने पार्ट प्ले किया, ऐसा क्यों था? क्यों किया था इंडियन सोल्जर्स ने मेन पार्ट? ऑप्शन आप दिया है ए, द इंडियन सोल्जर्स वर हेटेड बाय द ब्रिटिश रूलर, यानी कि जो अंग्रेज राज तक राजशाही थी उनको, उनके द्वारा जो इंडियन सोल्जर्स हुआ, सिपाही हुआ करते थे, उनको हेट करते थे। ये भी सही होगा, पूरा तर्क सही होगा। ठीक है। इन डिस्क्रिमिनेशन तो होता था पर पूरी तरह से ये सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा, हेट नहीं होता होगा। ठीक है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। द पीपल रिक्वेस्टेड द इंडियन सोल्जर्स टू टेक द एलिट्स, यानी कि जो लोगों ने यहाँ के जो सिपाहियों से या सैनिकों से क्या रिक्वेस्ट करी थी, तो ऐसा कोई नहीं था। द इंडियन सोल्जर पर वेरी मच डिससेटिस्फाई हुआ थे, ये सही स्टेटमेंट है आपका। और ऑप्शन डी दिया है अमंग द इंडियंस द सोल्जर्स वर द ओनली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एट दैट टाइम, तो क्या है? भी नहीं था। तो ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं, आज की क्लास को एंड करते हैं यहीं पर। नमस्कार दोस्तों, अब चलते हैं। और आप थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करिए जरूर हमारे चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और इसको एज अ टेस्ट लें आप, अपने एज अ एनालिसिस खुद से करें कि कितने हमारे सही हैं। स्कोर बोर्ड को जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स पे टाइप करें और स्कोर को हमें जरूर बताएं। ठीक है। और कोई अगर आपको सजेशंस भी हैं तो वो भी आप हमको जरूर सेंड करिएगा। सो आज की क्लास के लिए थैंक यू। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।